नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में मची सियासी उथल पुथल की, शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की, जानेंगे कि चीन की तलखी पर क्या है भारत की तैयारी और नेपाल में कब होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल, और आखिर में बात वाहन बिक्री में आई गिरावट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी ने सुरेश कश्यप को बनाया हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर हुई कश्यप की नियुक्ति। शिमला संसदीय सीट से लोकसभा सांसद हैं सुरेश कश्यप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से करेंगे 1-to-1 मीटिंग। आज और कल 2 दिनों में राज्य के सभी मंत्रियों से मीटिंग करेंगे शिवराज। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में भूमिका के संबंध में विचार विमर्श करेंगे सीएम शिवराज। आईपीएल को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, जल्द शुरू होगा आईपीएल का 13वां संस्करण। संयुक्त अरब अमीरात में होगी आईपीएल की शुरुआत। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने दी जानकारी। मोदी सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नया आदेश किया जारी। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी तमाम ई कॉमर्स कंपनियों को किस देश में बना है उत्पाद, इसकी देनी होगी जानकारी। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दिया गया हलफनामा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 59 अंकों की गिरावट के साथ 37,872 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 30 अंकों की गिरावट के साथ 11,133 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद आज बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार में उथल पुथल का दौर शुरू हुआ है, तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई करीबी केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज फर्टिलाइजर गड़बड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर भी छापेमारी की। इसके अलावा आज सूबे में विधानसभा अध्यक्ष के तेवर भी तल्ख नजर आए, जिन्होंने पायलट गुट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासत में मची उथल पुथल अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ये सियासी लड़ाई न्यायालय में लड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ इस लड़ाई के बीच अशोक गहलोत के करीबियों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा और कसता जा रहा है। इसी कड़ी में एक फर्टिलाइजर कंपनी में हुई गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ भी जारी है। अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि पर आरोप है उसने अन्नदाताओं के लिए ली गई रियायती दरों पर उर्वरक को अधिक दामों पर विदेशों में बेचा। ईडी के मुताबिक ये 150 करोड़ की गड़बड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों पर दबाव डालने के लिए लगातार केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि आज अग्रसेन गहलोत, जिनका सिर्फ इतना कसूर है कि वे अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, उनके घर पर छापे डाले जा रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत में रेड राज चला रखा है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से राजस्थान की जनता डरने वाली नहीं है। अशोक गहलोत और विधायक डरने वाले नहीं हैं। हमारी सरकार अस्थिर होने वाली नहीं है। वहीं इसके अलावा राजस्थान की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा विधायकों को लेकर दिए गए निर्देश पर सवाल उठाए गए हैं। सीपी जोशी ने कहा है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। दूसरी ओर सचिन पायलट गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। अदालत में कहा गया है कि कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न करे। कोर्ट में ये सुनवाई कब होगी, अभी इस पर रजिस्ट्री को फैसला करना है। यानी साफ है कि सूबे का सियासी नाटक अभी लंबा चलने वाला है। तो चलिए अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, केंद्र सरकार पर विपक्ष कई बार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा चुका है। आज जब राजस्थान में सियासी संकट गहराया हुआ है, तो गहलोत के करीबियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं कि जब भी किसी सरकार में अस्थिरता नजर आती है, तो वहां केंद्रीय एजेंसियां क्यों एक्टिव हो जाती हैं, उसी वक्त जांच में तेजी क्यों आती है? जी आदित्य, राजस्थान में जिस तरह छापेमारी का दौर शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री के परिजनों से लेकर परिचितों तक को कार्रवाई के घेरे में लिया जा रहा है, उसे देखकर अब कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि न्यू इंडिया में यही न्यू नॉर्मल बन गया है। सरकार अपने हित के लिए संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग, बल्कि कहना चाहिए कि दुरुपयोग करती है और उसे राजनीतिक स्टंट मानकर नजरअंदाज किया जाता है। आप याद कीजिए आदित्य, कुछ वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और विपक्ष में भाजपा थी, जो आज सत्ता में है। तब यूपीए सरकार पर आरोप लगता था कि सीबीआई को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। उस वक्त अदालत ने सीबीआई को बाहरी प्रभावों और दखल से मुक्त करने के लिए सरकार से कानून बनाने को कहा था। अदालत की इस टिप्पणी को कांग्रेस के विपक्षी दलों ने उसके खिलाफ खूब इस्तेमाल किया था और आज ऐसा लगता है आदित्य कि वही काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। यह महज संयोग नहीं हो सकता है आदित्य कि राजस्थान में जब सरकार पर अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं, तभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर छापेमारी हो रही है।
इससे पहले मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था और राज्यसभा चुनाव के दौरान भी हमने ऐसा ही देखा। सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, इन सब के जिम्मे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की महती जिम्मेदारी है, जो ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी और निष्पक्षता के दम पर ही पूरी तरह निभाई जा सकती है। अगर इन्हें राजनीतिक दल अपने हित के लिए इस्तेमाल करने लगें और सत्ता में बैठे लोग अपने समीकरण साधने के लिए इनका उपयोग करने लगें, तो ये कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और कैसे देश में ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो पाएगी। सरकारें तो आती जाती रहती हैं आदित्य, लेकिन व्यवस्था को हमेशा बने रहना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में लोकतंत्र की जड़ें हिल जाएंगी। इसीलिए सत्ता के लिए इनके बेजा इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में वापसी हुई है, तब से वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। पहले मिनी कैबिनेट को लेकर सवाल उठते थे, तो वहीं अब भारी भरकम मंत्रिमंडल को लेकर संवैधानिक विशेषज्ञ भी शिवराज के मंत्रियों की संख्या को लेकर सवाल उठाने लगे हैं, जिसे लेकर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में लंबे दौर के मंथन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 2 जुलाई को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जिसे लेकर सूबे की सियासत खूब गरमाई थी। कांग्रेस ने तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या पर ही बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया था और अब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं, जिससे शिवराज सरकार की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने शिवराज मंत्रिमंडल के आकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाया है कि शिवराज मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एनपी प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के मुताबिक 34 मंत्री नहीं बनाए जा सकते। विधानसभा में जितनी सदस्य संख्या है, उसके हिसाब से विधानसभा सदस्यों की 15% संख्या से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। ये वैधानिक व्यवस्था है, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल में तय संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने दलील दी कि प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार संविधान के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। हाल ही में शिवराज सरकार ने 28 मंत्रियों की नियुक्ति की है, जबकि पूर्व में पहले से ही 6 मंत्री नियुक्त किए गए थे। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या 34 हो गई है। अगर नियम की बात की जाए तो धारा 164A के तहत विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसका कुल आंकड़ा सिर्फ 30 मंत्रियों का होता है। बावजूद इसके 4 मंत्री ज्यादा बना दिए गए। याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है और कोर्ट क्या कुछ कहता है, ये देखना होगा। एक तरफ मध्य प्रदेश की सियासत में जहां पूर्व स्पीकर के तेवर से सियासत गर्मा गई है, तो वहीं हलचल तो इस वक्त बिहार में भी है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसी बीच अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की क्रीमी लेयर कैटेगरी के प्रावधानों में संशोधन की संभावनाओं पर तनातनी की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। इस मामले पर बीजेपी सांसद ही अपनी सरकार से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे केंद्र के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पराये सवाल उठाए तो चल जाता है, लेकिन जब अपने ही सवाल उठाए तो मामला बदल जाता है। जी हां, यूपी के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा तंज किया। अब जब तंज भ्रष्टाचार को लेकर है, तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, माने आरोप राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर है। वैसे विधायक जी ने सरकार को घेरने के लिए सोशल मीडिया का तरीका अपनाया है। सरकार को घेरने में जिसका इस्तेमाल आजकल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां ट्विटर के जरिए और यहाँ फेसबुक के जरिए। विधायक जी ने मंगलवार को अपने फेसबुक पर लिखा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा है जितना इस समय देख और सुन रहा हूँ। जिससे शिकायत करो वो खुद वसूली कर लेता है। आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक का दर्द, जिनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। अब बात अपनों की थी तो फैलनी ही थी। सैकड़ों लोग विधायक के समर्थन में उतर आए, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता सामने नहीं आया। सबने मानो चुप्पी साध ली हो। लेकिन जैसे ही विधायक श्याम प्रकाश के दर्द की भनक विपक्ष को लगी, तो विपक्ष उनके जख्मों पर मरहम लगाने और सरकार को घेरने में लग गया। एसपी के नेता संजय कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। चौतरफा भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। अब तो भाजपा के विधायक भी खुलासा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से।
फिलहाल अब देखना होगा कि बीजेपी के नेता विधायक की पीड़ा को कब समझते हैं और इसका क्या समाधान करते हैं। अब ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। तो वहीं देखने लायक तो चीन के तेवर भी हैं, जो वो लगातार लद्दाख में दिखा रहा है। दरअसल बातचीत के बाद चीन ने 2 स्थानों को छोड़कर बाकी स्थानों से अपने जवानों को पीछे हटा लिया था, लेकिन चीन अभी भी 2 स्थानों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसे लेकर भारत कड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जिसे लेकर भारतीय एयरफोर्स की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें रक्षा मंत्री ने जवानों को आगाह किया। तो क्या कुछ रहा इस खास बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश लगातार अपनी रणनीति को मजबूत करते जा रहे हैं। दोनों देशों के जवान भारी संख्या में डटे हुए हैं। बातचीत के बाद कुछ स्थानों से तो चीन पीछे हट गया, लेकिन डेप्सांग से 8 से 10 किलोमीटर और पैंगोंग में 8 किलोमीटर अंदर तक घुसा चीन अब भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में एयरफोर्स के आला अधिकारियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलेगी। इसमें एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव और भारत की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। वायु भवन में हो रहे इस कॉन्फ्रेंस में अगले दशक में भारत की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफे की योजना को लेकर भी चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के बाद राजनाथ सिंह ने एलएसी पर तनाव कम करने के लिए की जा रही कोशिशों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, इस समय सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय जवानों की भूमिका का पूरा देश सम्मान करता है। कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में उनका योगदान बहुत ही तारीफ के लायक है। आपको बता दें, जब से चीन के साथ तनाव के हालात पैदा हुए हैं, तभी से भारत पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी ये कह चुके हैं कि चीन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन चीन के साथ बातचीत से इसका हल निकल आएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। एक तरफ भारत चीन की मुश्किलें बढ़ाने के लिए रणनीति बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अपनी ही पार्टी में उठे मुखालफत के सुर उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, जिससे ओली की कुर्सी पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। और अब इसी सियासी ड्रामे के बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पिछले काफी वक्त से सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल के बीच सियासी खींचतान मची हुई है, जिससे केपी शर्मा ओली की कुर्सी भी मुश्किल में नजर आ रही है। दोनों के बीच जमकर बयानबाजी भी जारी है। इसके साथ ही अब देश के मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें भी तेज होने लगी हैं। दरअसल आगामी 28 जुलाई को पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। यहाँ एनसीपी यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न गुटों को मंत्रालय आवंटित किए जाएंगे। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के नेतृत्व वाले पार्टी के प्रतिद्वंदी गुट के बीच मंगलवार को बहुप्रतीक्षित बैठक मतभेदों को दूर करने में नाकाम रही। दरअसल प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में हुई बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। पार्टी के स्थायी समिति के सदस्य और एनसीपी के वरिष्ठ नेता गणेश शाह ने बताया कि राजधानी काठमांडू के बालूवतार में प्रधानमंत्री के आवास पर समिति की बैठक हुई, लेकिन इसमें राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 45 सदस्य स्थायी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ओली शामिल नहीं हुए। पार्टी की शीर्ष इकाई की अगली बैठक 1 हफ्ते के बाद होगी। दरअसल ओली और पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के नेतृत्व वाले गुटों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। ओली और प्रचंड को अपने मतभेदों को दूर करने के लिए पार्टी की स्थायी समिति की अहम बैठक 7 बार टाली जा चुकी थी, लेकिन अब 28 जुलाई को पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी है। देखना होगा कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ और किन मुद्दों पर चर्चा होती है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में क्या बड़ा बदलाव करते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो वहीं नजरें आज उन नेताओं पर भी थी जो हाल ही में राज्यसभा का चुनाव जीते हैं, जिसके बाद सभी को इंतजार था नए राज्यसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण का। आज आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ और 61 नेताओं ने संसद के उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। तो किस पार्टी के कौन से दिग्गज पहुंचे राज्यसभा, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कोरोना के मद्देनजर संसद का सत्र नहीं चलाया जा रहा है। इसे देखते हुए शपथ ग्रहण का आयोजन हाउस चैम्बर में किया गया। अब तक ये अध्यक्ष के कक्ष में होता आया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 61 नेताओं ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। शपथ लेने वालों में से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, झामुमो अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी थे। आज शपथ लेने वालों में से 61 में से 43 सदस्यों ने पहली बार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। अब सदन में भाजपा सांसदों की संख्या 75 से बढ़कर 86 हो गई है। शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद किया
उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ निभाने का वादा करता हूं। राजस्थान के राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवारों कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस महासचिव नीरज ढांगी के नाम का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि राज्यसभा की 19 सीटों के लिए पिछले महीने चुनाव हुआ था। इसमें बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। नए सदस्य जो पहली बार सदन में आ रहे हैं, उनमें से एक प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं। उन्होंने पिछले साल कांग्रेस को छोड़ शिवसेना का हाथ थाम लिया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया इस साल की शुरुआत में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा एक नया नाम कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल का भी है। और बुलेटिन के आखिर में बात वाहन बिक्री में आई गिरावट की। देश का ऑटो उद्योग तो पिछले साल के आखिरी महीनों से ही मंदी की चपेट में था, लेकिन देश में कोरोना को काबू करने के लिए लागू की गई पूर्णबंदी ने हालात और भी खराब कर दिए। अब भले ही देश अनलॉक मोड में चल रहा हो, लेकिन वाहनों की बिक्री में अब भी गिरावट का दौर जारी है, जिसकी जानकारी दी है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने। तो और क्या कुछ कहना है FADA का, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में पूर्णबंदी ने भले ही कोरोना को काबू ना किया हो, लेकिन पूर्णबंदी से आर्थिक हालात जरूर काबू से बाहर हो गए हैं। अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है। तमाम सेक्टर मंदी से जूझ रहे हैं। अनलॉक मोड से उम्मीद थी कि इससे हालात जल्द बेहतर होंगे, लेकिन पूर्णबंदी में ढील के बावजूद देश का ऑटो उद्योग गर्त में नजर आ रहा है। जी हां, वाहन क्षेत्र में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। जून में यात्री वाहनों की बिक्री 38.34% घटकर 1,26,417 इकाई रही। जून 2019 में कुल 2,05,011 यात्री वाहन बिके थे। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा ने कहा कि कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार है। इससे खरीदारों की धारणा प्रभावित हुई है। फाडा के मुताबिक जून में दोपहिए वाहनों की बिक्री 40.92% घटकर 7,90,118 इकाई रही। इस दौरान 10,509 वाणिज्यिक वाहन ही बिके। वहीं ये आंकड़े जून 2019 के 64,976 इकाइयों के मुकाबले 83.83% कम है। तिपहिए वाहनों की बिक्री 75.43% कम होकर 11,993 इकाई रही। इस दौरान विभिन्न श्रेणी के वाहनों की कुल बिक्री 16,97,166 इकाई से 42% घटकर 9,84,395 इकाई रही। बिक्री के ये आंकड़े 1,440 में 1,230 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में जुटाए आंकड़ों पर आधारित हैं। वहीं फाडा के अध्यक्ष हंसराज काले ने कहा कि कोरोना से प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या के साथ साथ आर्थिक नरमी के वातावरण में भी ग्राहकों की धारणा प्रभावित की है। बड़े शहरों में इसका ज्यादा असर दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अच्छी फसल और समय पर मानसून आने से मांग में सुधार है। इससे ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री में वृद्धि के साथ दोपहिए और छोटे वाणिज्यिक वाहनों की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मई के मुकाबले जून में वाहनों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। आगे अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो जुलाई में हालात और सुधरने की उम्मीद है। जून के मुकाबले जुलाई में भी रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। अब उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन ये उम्मीद हकीकत में तब्दील हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।